ठीक है, सबको चमका क्या क्या हुआ है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर आप डायरेक्ट करने जाते हो तो बहुत टाइम लगता है इसमें। ध्रुविल कुछ समझ आ रहा है या सब बाउंस कर रहा है? ये तो मुश्किल ही है समझना सबको। हाँ, केबिन में इसे नहीं समझे? नहीं, केबिन में आना। अच्छा, केबिन में आते। जिनको नहीं समझ आया होगा अच्छे से लिख लो, नहीं समझ आया तो और अच्छे से लिख लेना चाहिए ना। कुछ लोग होते हैं नहीं समझ आता तो लिखते भी नहीं है। अच्छे से लिख लेना, खुद से एक बार सोचना, नहीं आएगा तो फिर बाहर पूछ लेना। ये अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सेकंड जो अच्छा मेथड था वही मैंने कराया है, इससे बड़ा वाला कराऊंगा तो तुम लोग सो जाओगे, इसलिए वो करा ही नहीं रहा हूँ। वो सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है, खुद से एक बार ट्राई करो। रब कर दूं? अब 2-3 और सिंपल प्रॉब्लम करने हैं बस, तो ये चैप्टर करना। अब ये सैटेलाइट प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल कोई भी जगह पे ऐसा हो सकता है सिचुएशन। दो पार्टिकल हैं M1 M2, स्पेस में है, कुछ भी और नहीं है। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से रोटेट कर रहे हैं। अगर इनके बीच की डिस्टेंस ये कुछ d गिवन है और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन से रोटेट कर रहे हैं ना, और कोई भी फोर्स नहीं है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है और ये सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं। तो हमें बताना है इनका टाइम पीरियड कितना आ रहा होगा। अगर ये
सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं और म्यूचुअल अट्रैक्शन वाला ही केवल फोर्स है, तो ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने चाहिए? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या वो चल सकता है? सेंटर ऑफ मास केवल कब चलता है? जब उस पे बाहर से फोर्स लगे। अगर बाहर से फोर्स नहीं लगा है और वो पहले रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा ना। तो यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तो इनका कहीं पे मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो इसी पॉइंट के अबाउट ये दोनों घूम रहे होंगे ना। मान लो जैसे ये पेन है, दो पार्टिकल यहाँ पे अटैच है, तो आपने यहाँ पे एक तरह से हिंज कर दिया और इसको घुमाओगे ना, तो ये इतने रेडियस में घूम रहा होगा, ये इतने रेडियस में घूम रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये मान लो R1 है, ये R2 है, तो ये कुछ ऐसे घूम रहे होंगे ना। कोई टाइम पे ये मान लो घूम के यहाँ आया, तो दूसरा वाला कहाँ आ चुका होगा? यहाँ आ चुका होगा। सेंटर ऑफ मास हर टाइम यहीं पे बना रहेगा ना। ये घूम के कहीं इधर आएगा, तब तक ये घूम के इधर आ जाएगा ऐसे ना। तो दोनों अलग अलग रेडियस में घूम रहे होंगे और सेंटर ऑफ मास दोनों का सेंटर होगा ना। अगर सेंटर ऑफ मास रुका नहीं रहेगा तो वो कोई सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है, मान लो कोई और पॉइंट के अबाउट घूम रहा होता है, तो सेंटर ऑफ मास भी सर्कल पे चलता है। अगर सेंटर ऑफ मास सर्कल पे चलेगा तो उसको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगा ना, और सेंटर ऑफ मास को फोर्स केवल कौन दे सकता है? अगर उसको एक्सेलरेट कराना है तो उसको लिए फोर्स कहाँ से चाहिए? बाहर से चाहिए, अंदर से चाहिए? एक्सटर्नल चाहिए। बट यहाँ तो म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात चल रही है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, उसके अबाउट ही दोनों घूम रहे होंगे। दोनों के लिए सेंटर यही होगा, सेंटर ऑफ मास। अब सोचो आप खुद से, टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको क्या लगेगा? या तो कोई एक का v निकाल लो या ओमेगा निकाल लो ना। अगर v या ओमेगा आ गया तो टाइम निकाल सकते हो 2 पाई r बाई v करके या 2 पाई बाई ओमेगा करके। तो कोई ऐसा v या ओमेगा निकालने का ट्राई करना है आपको। d cube upon m1 plus m2 g m1 सही तो नहीं लग रहा है, देखते हैं। लास्ट वाला वीडियो जो दिख नहीं रहा था वो लगभग समझ आ गया है ना। मैंने उसका दूसरा बना दिया था, जो वाले सेकंड वाले में ज्यादा दिक्कत थी ना। तो अगर कोई को नहीं सही से दिखाओ तो वो देख लेना एक बार।
क्या टेबल बना रखा है। साइन बहुत अच्छा वैल्यू है। इतना बताने के बाद भी अभी भी नहीं हो रहा है। यहां तक सबको समझ आया है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। तो इसके लिए रेडियस कितना पकड़ोगे? सेंटर ऑफ मास से ये जो डिस्टेंस होगी ये पहले वाले का रेडियस होगा, दूसरे वाले का रेडियस ये वाली डिस्टेंस r2। तो ये r1 r2 आप निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालेंगे r1 r2? COM की पोजीशन देखेंगे, बताएगा अमन कैसे निकालेंगे r1 की वैल्यू? m1 m2 दिया है, d दिया है, तो r1 निकालना है। पता नहीं पता? अबे यार आयुष तू बताएगा। सर r m1 प्लस r m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से बोलो एक बार। r1 m1 प्लस r1 निकालना है तो उसी के टर्म में थोड़ी बताएंगे। भावेश तू बताएगा। r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू m2 अपॉन वेरी गुड। अपन को ये याद है ना, अगर दो पार्टिकल के बीच में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखनी है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता था? r1 बाय r2 इक्वल टू m2 बाय m1। मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता था ना, टू पार्टिकल के लिए ऐसे लगाते थे। तो हमें बताया r1 बाय r2 इक्वल टू होगा m2 बाय m1। रेशियो पता है हमें, और सम भी पता है ना, r1 r2 का सम कितना है जो बीच की डिस्टेंस है। तो हम r1 या r2 निकाल सकते हैं। r1 कैसे निकालेंगे? r1 निकालना है तो इसके सामने का रेशियो m2 अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू बीच की डिस्टेंस ना, ऐसे करके हम r1 निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका हम ऐसे लगा सकते थे, अगर हम मान लो इसको ओरिजिन ले लें ना, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी बोलोगे? r1 बोलोगे ना, और इसकी कोऑर्डिनेट कितनी बोलोगे? d, 0। इसका कोऑर्डिनेट बोलोगे r1, 0 ना। सबका y कोऑर्डिनेट 0 है, केवल x कोऑर्डिनेट निकालना है। एक्सियम निकालना है, मतलब क्या निकालना है? r1 निकालना है। तो आप r1 निकालने के लिए क्या करोगे? ये एक्सियम निकालना है ना, m1 x1। m1 x1 कितना है? 0 ना, यहाँ पे 0 लिया है ना। m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो r1 की वैल्यू। ठीक है, r1 निकालना क्लियर है सबको? ऐसे r2 निकाल सकते हो, या फिर r1 आ गया तो d से सब्ट्रैक्ट कर दो r1 तो भी r2 आ जाएगा। अब आपको r1 पता चल गया है। अब या तो ओमेगा निकाल लो या b निकाल लो। मान लो हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं। अगर ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसको सेंटीपिटल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? कौन देगा इसको सेंटीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इनके बीच का अट्रैक्शन है। कितना बोलेंगे सेंटीपिटल फोर्स? अगर हम इसके लिए सेंटीपिटल फोर्स बोल रहे हैं ना, अगर मान लो ये A पार्टिकल है, ये B पार्टिकल है, अगर हम A पे सेंटीपिटल फोर्स देखें तो कितना बोलेंगे? m1। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताना है ओमेगा के टर्म में। लास्ट बेंच बताओ क्या होगा? क्या नाम है तुम्हारा? मितेश पटेल। सेंटीपिटल नाम का कुछ वर्ड सुना है? कहाँ आया था? वेरी गुड, अच्छा तो बना रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा सेंटीपिटल फोर्स का? मास दिया है, रेडियस दिया है, ओमेगा, m, r और ओमेगा के टर्म में बताना है सेंटीपिटल फोर्स। भंडारी तू बताएगा? बताना भाई। कल्पित नाम है सर। है? कल्पेश नहीं, उसे बोल रहा हूँ, भंडारी को। वितेन भंडारी, चवन के पीछे। चवन, अच्छा तू ही बता दे। m ओमेगा। m? ओमेगा। अबे ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? m भी अपॉन r।
mv स्क्वायर बाय अपॉन आर ना। चवन प्लस बंद हो गया लग रहा है इधर भी। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता था? एक तो v के टर्म में mv स्क्वायर बाय आर होता था ना, यहाँ r कितना है? r1 है। और v को आप ओमेगा के टर्म में क्या लिखते हो? r ओमेगा बोलते हो ना। तो उससे ये क्या आ जाता है सेंटीपिटल फोर्स? ओमेगा के टर्म में एम आर ओमेगा स्क्वायर। सारे लोग फॉर्मूले की कॉपी बना के रखो और सब फॉर्मूले एक जगह लिख के रखो ना, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अभी 2 साल तक बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हम लोगों को, तो 2 साल बाद बहुत सारी चीजें याद रखना इतना आसान नहीं होगा ना। टाइम टू टाइम आपको ऐसे रिवाइज करते रहना है। आप सेंटीपिटल का फॉर्मूला ही भूल गए तो आगे कहाँ से सोच पाओगे ना। फॉर्मूले की कॉपी बनाओ एक ना। पीछे का किया हुआ है कि तूने अभी तक नहीं किया है? पीछे का समझ आया है? ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अब तक ऑनलाइन में ज्यादा नहीं पढ़ रहे थे, वो सोचे थे ऑफलाइन जब शुरू होगा तब करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक बार केबिन में आ जाना, देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, इतने टाइम कम टाइम में क्या ही कर सकते हैं ज्यादा, बट एक थोड़ा गाइड कर दूंगा कैसे पढ़ो। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर ना। अगर हमें ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा चाहे आप इधर से निकालो या इधर से निकालो, m1 लेके या m2 लेके, एक ही चीज आएगी। अब ये सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? दोनों के लिए कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितना है? g m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर या r का स्क्वायर? r1 का स्क्वायर, d का स्क्वायर। सही लिख रहा हूं ना? मैं गलत भी लिख देता हूं कई बार। भावेश देख लो एक बार, है दिख ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सही पीछे नहीं दिख रहा है? अबे कैसे बोलते हो भावेश? तुमसे पीछे वाले को दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है। तुम्हारी हाइट भी ज्यादा है, आगे भी बैठे हो। वो देखो बेचारा पतला दुबला एकदम पीछे बैठा है छोटा सा, वो देख पा रहा है। वो खड़ा होके देख ले एक बार। अच्छा बोर्ड साइन कर रहा है, ये चक्कर है। तो यहां से हम लोग देखो अब क्या करेंगे, R1 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। R1 इधर निकाल रखा है ना, यहाँ R1 की वैल्यू डालेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड के लिए फिर क्या करेंगे? वो तो क्या करना चाहिए ओमेगा आने के बाद टाइम पीरियड निकालने का है? थोड़ा तो फॉर्मूले वगैरह पढ़ लो भाई, नहीं तो बार बार बेइज्जती होगी। अमन तू बताएगा, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड निकालने के लिए नंबर तो लाते हो टेस्ट में तुम लोग भर भर के 200 और 250। तेरे भी आए हैं 200, ऐसे मत बोल। मेरी नजर रहती है सब पे 200 वालों पे कि लोग क्या कर रहे होंगे। तो ये लिख लो, फिर आगे लिखता हूँ। ओमेगा पता है तो टाइम पीरियड निकालना है। कितने लोग बता सकते हैं टाइम पीरियड कितना होगा? कल्पेश बता पाएगा? और देख लेते हैं यार। ध्रुविल 2 पाई ओमेगा। ध्यान से सुना नहीं, नैनेश तूने सही नहीं बताया लग रहा है। सच बताया, नैनेश से बताया क्या? बट उसने बोला होगा, तूने पूरा सुना नहीं, बीच में बाय भी बोला था। 2 पाई बाय ओमेगा। तो भी क्या कर रहा है? पीट इसको एक बार से कोसाइन कर दूं प्रॉब्लम वाला पार्ट और वो जो लिखा हुआ है ऊपर।
यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू डाल देते हैं ना, तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू m1 यहाँ पे हो जाएगा m2 d अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर ना। R1 की वैल्यू डाल दी है, तो ये कितना हो जाएगा, d को इधर कर देंगे तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा जी m1 प्लस m2 अपॉन में dq का अंडर रूट, ये ओमेगा हो गया। फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ओमेगा पता है तो 2 पाई बाय ओमेगा, हाँ अमन देख ले अच्छे से, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। थोड़ा सर्कुलर मोशन रिवाइज करो, रिवाइज मतलब पहली बार पढ़ डालो उसको, रिवाइज तो तब करोगे ना जब एक बार पढ़े होगे। कहाँ पढ़ा है यार, अब पूछा जाए कोई से ABCD बता दो तो तुम बोलोगे नहीं पढ़, रिवाइज नहीं किया है। ये सब तो यही है, ABCD है अगर फिजिक्स का देखा जाए तो। तो मेरा सही क्या? आंसर सही था। अच्छा तेरा सही था, ओके। रिकॉर्डिंग देखते रहना, हो रही है ना। सर अगर v निकाला तो 2 पाई r1 बाय v कर दो। हाँ अगर b निकालेंगे तो क्या करते हैं, 2 पाई r डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 2 पाई r डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देते हैं ना। यहाँ पे एक तरह से आप ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई r डिस्टेंस हो गई, r ओमेगा स्पीड हो गई, सेम चीज। तब करूं, हाँ सबको ये याद है मैंने जो पढ़ने का तरीका बताया हुआ है, आज ऑफलाइन सबकी एक साथ क्लास है तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, कैसे पढ़ने को बोला हुआ है। कितने लोग बता सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, ये बताया गया है? कल्पेश बताएगा। सबसे पहले रिवाइज कर लो, हाँ। डेरिवेशन कर लो और हाँ। क्लास में दिए गए सवाल फिर से अगर आप खुद से सॉल्व करो और बाद में फॉर्मूले लिख लो हाँ और होमवर्क जो दिया है वो कर लो। होमवर्क कर लो, वेरी गुड। ये देख लो कल्पेश ने जो जो बोला, डेली हम लोग को पढ़ाई में सबसे पहला जो काम होना चाहिए, जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है घर जाके पहले रिवाइज करना, बस सारे जो भी न्यूमेरिकल से डेरिवेशन से एक बार खुद से करो ना। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे एक बार, तब तक 100% वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और फिर उसके बाद होमवर्क ट्राई करो। तो इतना अगर तीनों सब्जेक्ट का डेली करोगे तो इसके लिए 4-5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ना। अगर इससे कम पढ़ रहे हो मतलब आप काम सही से कर नहीं रहे हो ना। बहुत सारे लोग होते हैं जल्दी से जाते हैं, लगता है क्लास का समझ आ गया होमवर्क कर लेता हूँ ना, तो उनको फिर धीमे धीमे प्रॉब्लम आने लगेगी। जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही करो। सारा जो भी नोट्स आपने पीछे बनाए हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट बनाओ जिसमें केवल फॉर्मूले लिखो ना। अगर कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आया तो वो लिख सकते हो ना, और वो वीकली एक बार तो रिवीजन होना ही चाहिए। शॉर्ट नोट शॉर्ट नोट फिजिक्स का बन सकता है, केमिस्ट्री में केवल ऑर्गेनिक का नहीं बनाओगे, इनऑर्गेनिक का नहीं बनाओगे, फिजिकल का बना सकते हो, मैथ का भी बन सकता है। मैथ में तो फॉर्मूले रिवाइज है, वो तो इजी होगा। तो शॉर्ट नोट जरूर से बनाओ ना। और डेली अगर 4-5 घंटे पढ़ोगे डेली बेसिस पे, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा ना। अभी भी स्कूल एग्जाम टाइप सोचोगे कि एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ लूंगा और पास हो जाऊंगा, तो यहाँ पे वो होगा नहीं ना। आपको डिफरेंस पता है ना, बोर्ड एग्जाम और अपने जेईई के एग्जाम में क्या डिफरेंस है कि क्वेश्चन देखे हुए नहीं आएंगे, आपको पहले से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन नहीं मिलने हैं। तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं आएगा तब तक आप एग्जाम में पास कर ही नहीं सकते। और अप्लाई करना कब आएगा, जब आप उसको
पहले तो एक बार समझो क्लास में, फिर जा करके उसको अप्लाई करने की प्रैक्टिस करो। अप्लाई करने की प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, बता कैसे प्रैक्टिस होगी अप्लाई करने की? प्रॉब्लम लगाएंगे ना, और क्या कर सकते हैं, फुटबॉल खेलने से तो नहीं होगी। तो जो भी चैप्टर है उसके हमें अच्छे से जाके प्रॉब्लम लगाने पड़ेंगे। जब मॉड्यूल लगाओगे, एक्सरसाइज 1, 2, 3 तक लगाओगे, तब जाके एडवांस के अच्छे रैंक के हिसाब से प्रैक्टिस हो पाएगी। केवल 1 लगाओगे तो फिर वही जेई मेन और सीईटी लेवल का होगा। अब देखो, मैं ये नहीं बोलता कि सबका को लेवल नहीं है कि आप एडवांस तक करो, बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर ही नहीं सकते। हर बच्चे का लेवल कभी भी चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग वो कितना मेहनत कर रहा है। तो अगर कोई को भी ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो सकता, वो गलत सोच रहा है ना। अगर आप एफर्ट डालोगे तो हो सकता है आप कर लो, लेकिन एफर्ट अगर आप 4-5 घंटे सिंसियरली डालोगे और कभी क्लास में अपसेंट मत हो। अपसेंट होने से फिर लिंक टूट जाता है ना, फिर आपको वापस लिंक बनते बनते चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, तो ट्राई यही करो कि कभी भी आगे क्लास में अपसेंट नहीं हो। और जिनका भी अभी बैकलॉग छूट गया है, वो ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए ना, क्योंकि मैकेनिक्स के बाद आगे वाली चीज़ें ईजी आएंगी। फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट ये मैकेनिक्स वाला ही होता है। ये एक बार कवर हो गया तो आगे आपको अब आसान पड़ेगा। तो अगर टफ वाला पार्ट आपको छूटा है तो उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप पूरा भी छोड़ देते हो तो भी आगे आप चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मैकेनिक्स क्या है, बेसिक है। अगर बेसिक भी नहीं आएगा तो आगे भी आपको समझ आने में दिक्कत आएगी। बेसिक लेवल तो आना ही चाहिए मैकेनिक्स का। तो जो भी आपका छूटा है, एक बार तो आपको बेसिक लेवल पे कर ही डालो उसको, और उसके लिए डेली आपको 4-5 घंटे पढ़ना चाहिए। अभी भी अगर आप 1-2 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर नहीं कुछ हो सकता है। एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। सपोज 3 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, तीनों का मास m है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, और म्यूचुअल अट्रैक्शन वाला ही फोर्स है केवल ना। ये तीनों यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। तो इनकी वेलोसिटी कितनी रही होगी ये बताना है, या केवल म्यूचुअल अट्रैक्शन का ही फोर्स है। कल के टेस्ट में आया था। ये हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंटेन रहेगा ना, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास मूव कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है ना। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन से ऐसे घूम रहा है। कोई भी टाइम पे ये मान लो यहाँ आया हुआ है, तो उस टाइम पे ये कहीं इधर आ चुका होगा और ये वाला इधर जा चुका होगा ना। हर टाइम पे ऐसे ट्रायंगल मेंटेन होगा। सेंटर ऑफ मास के बाहर भी तीनों घूम रहे होंगे। अगर बाहर से फोर्स नहीं है तो जो भी मोशन होगा वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होगा। आर मतलब बी दिया है, बी। हाँ
रूट जी बाय टी। एम आया ही नहीं। अच्छा एम देखते हैं, नहीं आ रहा है। अच्छा देखो ये चीज सब लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि अगर कोई भी सिस्टम है और उस पे बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो कभी भी उसका सेंटर ऑफ मास नहीं चलता है ना। जो भी घूम रहे होंगे वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहे होंगे, चाहे 2 पार्टिकल वाला प्रॉब्लम हो, 3 पार्टिकल वाला हो, 4 पार्टिकल वाला, ऐसे कितने भी पार्टिकल वाला प्रॉब्लम दे सकते हैं। हर एक में वो किसके अबाउट घूमेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ पे तो तीनों आइडेंटिकल है पार्टिकल, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे आएगा। ट्रायंगल का यहाँ पे कहीं सेंटर हो रहा होगा, उधर आ रहा होगा। तो सेंटर से ये अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितनी आएगी? यही रेडियस होगा ना, इस सर्कल का रेडियस कितना आएगा? कितने लोगों को निकालना आता है ऐसे ज्योमेट्री लगा करके? अगर ये डिस्टेंस डी दी है तो ये डिस्टेंस निकालना। ट्रायंगल में सेंटर से इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस निकालना। नहीं आता निकालना? ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसका अगर हमें साइड लेंथ डी दिया है तो सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस निकालना। ये नहीं आता? आता है? नहीं? अरे कैसे बोल रहे हो तुम लोग? पीछे लास्ट बेंच आता है ये? कैसे करोगे तुम लोग? बहुत दिक्कतें हैं जिंदगी में तुम लोगों के। थोड़ा मेहनत करना शुरू करो। बताओ। हाँ वेरी गुड। ट्रिग्नोमेट्री किस लिए सिखाया गया था? बस सीखने के लिए नहीं सिखाया गया था, अप्लाई भी करना था ना। आज के लिए सिखाया गया था। 30 डिग्री, cos 30, sin 30, वो सब का क्या यूज है? यहाँ करेंगे यूज ना। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें ना, ये डिस्टेंस d है, ट्रायंगल के सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना आएगा? d/2। और ये एंगल कितना है ना? ये एंगल 30 डिग्री, ये डिस्टेंस d/2 है, तो ये वाली साइड निकालनी है। क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए ये पता है ये निकालना है, sin 30 लगाऊं cos 30 लगाऊं? cos 30 ना, क्योंकि 30 के एडजेसेंट वाली साइड पता है। हाइपोटेन्यूस यहाँ कौन है? 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है ना। तो cos 30 इक्वल टू d/2 अपॉन में r। इसको लिख देंगे √3/2 इक्वल टू d/2 अपॉन में r। 2 कट गया तो r कितना बोलेंगे? d/√3। सबको क्लियर है ना? sin 30 cos 30 जो पढ़ो अप्लाई करो। तो हमने ये देख लिया कि हर एक पार्टिकल के लिए रेडियस कितना है। अब रेडियस पता चल गया है। तो जैसे मान लो हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं, तो इस पार्टिकल